मुकम्मल नॉवेल। मैं, तुम और पहली ईद। सबको ईद के कपड़े बनवा के दिए फुप्पो ने, लेकिन मुझे एक सादा सा सूट भी नहीं लेके दिया। वो कमरे में आते मुसलसल आंसू बहा रही थी। मैं भी आज अफ्तारी नहीं बनाती। वो गुस्से से कमरे से ही निकली जबकि शाम को अरहम दुबई से वापस लौटा था और ढेरों काम थे। फुप्पो ने उसे बुलाया भी, लेकिन वो बहाना किए लेटी रही। क्या चाहिए मेरी जान को? महद सबके गिफ्ट देता है। इसके पास आते प्यार से पूछने लगा। मुझे ईद की शॉपिंग करनी है, चूड़ियाँ और मेहंदी भी लेनी है। वो उसे अपने साथ शॉपिंग पे ले गया, लेकिन भरे बाजार में वो इससे जुदा हो गई। वो परेशानी से आगे बढ़ी कि एक शख्स से टकरा गई। आप? हाँ, मैं तुम्हारा मनकू। किसके साथ तुम घूम रही हो? रमज़ान के इन आखिरी और बाबरकत अयाम में, जब हर घर में ईद की खुशियों और तैयारियों का शोर उरूज पर होता है, हवेली नुमा इस बड़े से घर के सहन में भी एक रौनक लगी हुई थी। शाम का वक्त था, अफ्तारी में अभी कुछ घंटे बाकी थे और घर के बीचों बीच बिछे बड़े से तख्त पर फुप्पो बैठी थी। इनके इर्द गिर्द शॉपिंग बैग्स का एक ढेर लगा हुआ था और घर के तमाम अफराद, बच्चे बड़े, सभी बेसब्री से इनके गिर्द जमा थे। फुप्पो घर की वो और सख्त पीर थी जिनके माथे के शिकने देखकर ही सबके दिल दहल जाते थे। लेकिन आज वो बड़े अच्छे मूड में थी। वो एक एक करके बैग्स में से ईद के चमकदार, रंग बिरंगे और कीमती जोड़े निकाल रही थी और सबके नाम पुकार कर इन्हें इनकी ईदी थमा रही थी। हुरैन भी वहीं एक सुकून से टेक लगाए खड़ी थी। इसकी बड़ी बड़ी और खूबसूरत आंखों में एक मासूम सी चमक और दिल में एक बेनाम सी उम्मीद थी कि अभी फुप्पो उसका नाम भी पुकारेंगी और इसके लिए भी कोई बहुत ही खूबसूरत सा इसकी पसंद का सूट निकाल कर देंगी। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि इस बार वो ईद पर कौन सी ज्वेलरी पहनेगी और कैसे तैयार होगी। तख्त पर रखे सारे बैग्स आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे थे, यहाँ तक कि आखिरी बैग भी खुल गया और इसमें से महद के लिए एक शानदार सा कुर्ता शलवार निकल आया। फुप्पो ने वो सूट महद की तरफ बढ़ाया और फिर इत्मीनान से अपने दुपट्टे को कंधे पर दुरुस्त करते हुए उठ खड़ी हुई। हुरैन का दिल जैसे एक धक्के से धड़कना भूल गया। इसकी नज़रें इन खाली बैग्स पर जमी थी और जहन में सिर्फ एक ही जुमला गूंज रहा था। सबको ईद के कपड़े बनवा के दिए फुप्पो ने, लेकिन मुझे एक सादा सा सूट भी नहीं लेके दिया। वो फटी फटी आंखों से फुप्पो की पोस्ट को देखती रही। उसे लगा जैसे किसी ने भरी महफिल में इसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया हो। इसके अंदर का मान, इसकी खुशियाँ सब एक पल में किरची किरची हो गए थे। इसने अपने कांपते होठों को सख्ती से भेजा ताकि इसके अंदर का रोना किसी को सुनाई ना दे। इसने एक नज़र खुशी से चहकते घर वालों पर डाली और फिर तेज़ी से मुड़कर अपने कमरे की तरफ भागी। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही इसकी बर्दाश्त का बंधन टूट गया। वो सीधा बेड पर गिरी और तकिए में मुंह देकर फूट फूट कर रोने लगी। इसके आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसके दिल में शक्वों का एक तूफ़ान मचा हुआ था कि क्या वो इस घर की कुछ नहीं लगती, क्या इसकी कोई वक़्त नहीं। वो मुसलसल आंसू बहा रही थी। इसका चेहरा आंसुओं से भीगकर सुर्ख हो चुका था और दिल में गुस्से और बगावत के जज्बे जन्म ले रहे थे। मैं भी कोई काम नहीं करूँगी इनके लिए। मैं क्यों करूँ जब मेरा कोई एहसान ही नहीं करता। इसने गुस्से से तकिया दूर फेंका। ऐन इसी वक्त बाहर से मुलाजमा की आवाज़ आई कि बीबी जी किचन में चलें, अफ्तारी का वक्त हो गया है और पकोड़े और फ्रूट चाट अभी बनने वाले हैं। हुरैन जो पहले ही गुस्से से भरी बैठी थी, तूफ़ान बनकर दरवाजे तक आई और उसे खोल कर गुस्से से चिल्लाई, मैं भी आज अफ्तारी नहीं बनाती। जाकर कह दो फुप्पो से कि हुरैन के सर में दर्द है, वो मर रही है, इससे कोई काम ना कहा जाए। ये कहकर इसने इतने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया कि पूरे कॉरिडोर में इसकी आवाज़ गूंज गई। वो गुस्से से कमरे से निकली तो ज़रूर थी, लेकिन इसके अंदर एक शदीद उदासी छाई हुई थी। इसने अफ्तारी नहीं बनाई और चुपचाप अपने कमरे में अंधेरे में सिमटी बैठी रही। सारा घर अफ्तारी की तैयारियों में लगा रहा, लेकिन किसी ने इसके पास आकर उसे मनाने या इसके आंसू पोंछने की ज़हमत नहीं की। जैसे ही शाम ढली और मगरिब की अज़ानें हुई, घर का माहौल अचानक ही तब्दील हो गया। अफ्तारी के फ़ौरन बाद हवेली के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और घर में जैसे खुशियों का एक नया तूफ़ान आ गया। मुलाजमीन भाग भाग कर सामान अंदर ला रहे थे और ड्राइंग रूम में कहकेहों की आवाज़ें गूंजने लगी थी। हुरैन ने हैरत से कान लगाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक घर में क्या हंगामा खड़ा हो गया है। तभी उसे बाहर से किसी के गुजरने और ये कहने की आवाज़ आई कि अरहम भैया दुबई से वापस आ गया। अरहम का नाम सुनते ही हुरैन के दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए रुकी और फिर बेतरतीबी से धड़कने लगी। अरहम, वो शख्स जिसका नाम सुनकर ही उसे एक अजीब सी उलझन और घबराहट होने लगती थी। घर में ढेरों काम थे। हर कोई अरहम के इस्तकबाल और इसकी फरमाइशों के खाने बनवाने में लगा हुआ था। फुप्पो ने
2 बार मुलाजमा के हाथ हुरैन को बुलाया भी कि बाहर आओ, अरहम आया है, लेकिन वो तबीयत ख़राबी का बहाना किए बेड पर लेटी रही। वो किसी सूरत बाहर जाकर इस मग़रूर शख्स का सामना नहीं करना चाहती थी, ख़ास तौर पर इस हालत में जब इसका चेहरा रो रो कर सूजा हुआ था और उसे ईद का जोड़ा ना मिलने की शदीद दुख था। वो आंखें मूंदे लेटी थी कि अचानक इसके कमरे के दरवाज़े पर एक हल्की सी दस्तक हुई और फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। हुरैन ने चौंक कर आँखें खोली तो दरवाज़े पर महत खड़ा था। इसके चेहरे पर हमेशा वाली नरमी और प्यार सी मुस्कुराहट थी। वो सीधा चलता हुआ हुरैन के बेड के पास आया, इसके बिखरे हुए बालों को प्यार से पीछे किया और नहायत शफ़ीक और मोहब्बत भरे लहजे में पूछने लगा, क्या चाहिए मेरी जान को? सब बाहर इतने खुश हैं और तुम यहाँ अंधेरे में मुँह छुपाए बैठी हो। महत वो वाहिद शख्स था जो पूरे घर में उसे गिफ्ट देता था और इसका ख्याल रखता था। महत का ये प्यार भरा अंदाज़ देखकर हुरैन की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। इससे बच्चों की तरह रोते हुए महत की तरफ देखा और सजगते हुए बोली, मुझे ईद की शॉपिंग करनी है महत, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मुझे चूड़ियाँ और मेहंदी भी लेनी है। महत ने फ़ौरन इसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर बोला, बस इतनी सी बात, उठो अभी चलते हैं बाज़ार। हुरैन ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और दुपट्टा ओढ़कर महत के साथ कमरे से बाहर निकल आई, इस बात से बिल्कुल बाखबर कि ये शॉपिंग इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धचका साबित होने वाली है और भरे बाज़ार में इसका सामना किसी तूफ़ान से होने वाला है। महत हुरैन का हाथ थामे उसे इस उदासी भरे कमरे से निकालकर बाहर चमकती दमकती दुनिया में ले आता है। गाड़ी शहर के सबसे मशहूर और रश वाले बाज़ार में रुकती है, जहाँ ईद की चांद रात जैसी गहमागहमी उरूज पड़ती। चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनियों, चूड़ियों की खनक और मेहंदी की खुशबू ने एक शहर सा तारी कर रखा था। हुरैन जो कुछ देर पहले तक रो रो कर हलकान हो रही थी, अब इन रंगों को देखकर इसके चेहरे पर एक आर्जी सी मुस्कुराहट आ गई थी। महत उसे एक बड़े से कपड़ों के स्टॉल पर ले गया, जहाँ से उसने अपनी पसंद का एक खूबसूरत सा सूट मुंतखब किया। महत ने मुस्कुराते हुए पेमेंट किया और फिर वो दोनों चूड़ियों की दुकान की तरफ बढ़ गए। बाज़ार में तल धरने की जगह नहीं थी, हर तरफ लोगों का एक सैलाब था जो एक दूसरे को धक्के देते हुए आगे बढ़ रहा था। हुरैन एक स्टॉल पर सुर्ख और सुनहरी चूड़ियाँ देखने में इतनी मगन हो गई कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब लोगों के हजूम ने महत को इससे दूर कर दिया। इसने खुशी से चूड़ियों का सेट उठाकर पीछे मुड़ते हुए आवाज़ दी, महत देखो ये कैसी लग रही हैं कि, लेकिन पीछे महत नहीं था। हुरैन की मुस्कुराहट यकदम गायब हो गई। इसे घबरा कर दाएँ बाएँ देखा, अपने पंजों के बल खड़े होकर हजूम में महत को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। लोगों के धक्के उसे इधर उधर कर रहे थे और इसके दिल की धड़कन खौफ से तेज़ होने लगी थी। वो जानती थी कि अरहम के घर आने के बाद इसका यूं रात के वक्त बाज़ार में अकेले खड़े होना किसी बड़े तूफ़ान को दावत दे सकता था। इसी घबराहट में वो अपना दुपट्टा संभालती लोगों से बचती हुई तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ी ताकि महत को ढूंढ सके। इसकी आंखों में दोबारा वही बेबसी के आंसू तैरने लगे थे कि अचानक इसका कदम उलझा और वो सीधा सामने से आने वाले एक इंतहाई मजबूत चट्टान जैसे सीने से पूरी कुव्वत से टकराई। इससे पहले कि वो गिरती, दो आईनी और गर्म हाथों ने बेहद सख्ती से इसकी कमर को जकड़ लिया। एक जानी पहचानी महसूस लेकिन खौफजदा कर देने वाली परफ्यूम की खुशबू इसकी सांसों में उतरी तो इसका खून जैसे रगों में जम गया। इसने कांपते हुए पलकें उठाई और सामने का मंजर देखकर इसकी सांस हलक में अटक गई। वो कोई और नहीं, अरहम था। दुबई की थकान इसके चेहरे पर कहीं नहीं थी, बल्कि इसकी स्याह गहरी आंखों में एक ऐसा शोला भड़क रहा था जो हुरैन को जलाकर राख कर देने के लिए काफ़ी था। बाज़ार के इस शोर में भी हुरैन को सिर्फ अपने दिल की धड़कती हुई खौफनाक आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसने बामुश्किल अपने खुश्क होठों को अलग किया और हकलाते हुए इसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, आप। अरहम ने इसकी कमर पर अपनी गिरफ्त और भी सख्त कर दी, इस कदर सख्त कि हुरैन को दर्द का एहसास हुआ और वो इसके चेहरे के बिल्कुल करीब झुककर एक इंतहाई सर्द, गज़बनाक और जुनून से भरे लहजे में गुर्राया जो सिर्फ हुरैन सुन सकती थी। हाँ, मैं तुम्हारा मन को किसके साथ घूम रही हो तुम इस वक्त यहाँ? इसकी आवाज़ में वो पॉजेसिवनेस और जुनून था जिसे हुरैन के पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। और बाज़ार के इस बेपनाह शोर-ओ-गुल में अरहम की वो सर्द और गज़बनाक आवाज़ हुरैन के कानों में किसी बम की तरह फटी थी। मैं वो महत के साथ। हुरैन की आवाज़ इसके गले में ही घट कर रह गई जब अरहम ने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही इसका बाजू एक
फौलादी गिरफ्त में जकड़ा और उसे अपने साथ खींचते हुए हुजूम चीरकर बाहर की तरफ चल पड़ा। हुरैन ने अपना हाथ छुड़ाने की हल्की सी मुज़ाहमत की और घबराते हुए बोली, छोड़ें मुझे, क्या कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। लेकिन अरम की आंखों में वो जुनून और गुस्सा था कि इसने पलटकर एक ऐसी खूनी नज़र हुरैन पर डाली कि इसके होंठ खुद ब खुद सिल गए और इसकी जान मुट्ठी में आ गई और उसे ज़बरदस्ती घसीटते हुए बाजार से बाहर खड़ी अपनी शानदार ब्लैक SUV तक लाया और उसे फ्रंट सीट पर धकेलकर ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। अगले ही लम्हे वो खुद ड्राइविंग सीट पर विराजमान था और गाड़ी एक झटके से सड़क पर दौड़ने लगी। गाड़ी के अंदर का माहौल इस कदर बोझल, वहशतनाक और तनाव का शिकार था कि हुरैन को अपनी सांसें भी भारी और मुश्किल लग रही थी। AC की ठंडक के बावजूद इसके माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। अरहम की नज़रें सामने सड़क पर जमी हुई थी। इसका जबड़ा सख्ती से बिछा हुआ था और स्टीयरिंग व्हील पर इसकी गिरफ्त इतनी सख्ती कि उंगलियों के जोड़ सफ़ेद पड़ गए थे। ये वो खामोश सर्द जंग थी जिसकी तपिश हुरैन अपने वजूद पर महसूस कर रही थी। वो खिड़की के साथ लगकर बिल्कुल सिमटी बैठी थी। दिल में एक तरफ अरहम का खौफ था और दूसरी तरफ वही पुरानी ज़िद्दी अना जो उसे सितमगर के सामने झुकने नहीं दे रही थी। 3 साल बाद लौटे हैं, तब मेरी याद नहीं आई और आज आते ही मुझ पर यूँ हक जता रहे हैं जैसे कभी गए ही ना हों, हुरैन ने दिल में सोचा और एक नज़र चोरी छुपे इसके पुरकशिश, मगरूर लेकिन सख्त खुदुखाल पर डाली। अरहम ने अचानक गाड़ी की स्पीड और तेज़ कर दी जिससे हुरैन घबराकर सीट से चिपक गई और इसने मजबूत सी से सीट बेल्ट को मिट्टी में जकड़ लिया। इसकी इस हरकत पर अरहम के होठों पर एक तंज़िया और खफकी भरी मुस्कुराहट उभरी, लेकिन इससे कुछ कहा नहीं। हवेली के बड़े से आईनी गेट पर गाड़ी रुकते ही हुरैन ने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सेंट्रल लॉक लगा हुआ था और दरवाज़ा नहीं खुला। इसने झंझला कर अरहम की तरफ देखा। अरहम ने अपनी सीट बेल्ट खोली और अचानक इसकी तरफ झुककर इसके चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया। इसकी कुर्बत और इसके मखसूस परफ्यूम की खुशबू ने हुरैन की धड़कनों को एक बार फिर बेतरतीब कर दिया। अरहम ने इसकी आंखों में आंखें डालकर एक ख़तरनाक सरगोशी की, अंदर जाकर कोई तमाशा करने या रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। घर वालों के सामने तुम मेरी एक फर्माबरदार और खुशबाश बीवी हो और मैं तुम्हारा मोहब्बत करने वाला शौहर, समझी तुम? हुरैन ने गुस्से और बेबसी से उसे घूरा। इसका दिल चाह रहा था कि वो उसे खरी खरी सुनाए, लेकिन वो जानती थी कि ये वक्त और जगह मुनासिब नहीं है। जैसे ही वो दोनों लाउंज में दाखिल हुए, सामने ही सोफे पर फुप्पो बैठी चाय पी रही थी और बाकी घर वाले भी वहीं मौजूद थे। अरहम के चेहरे पर एक फ़ौरन मसनूई लेकिन बेहद दिलकश मुस्कुराहट आ गई और वो हुरैन के कंधे पर के गिर्द अपना मजबूत बाजू हमायल करते हुए उसे अपने साथ बिल्कुल चिपका कर बोला, फुप्पो मैं उसे बाज़ार से ले आया हूँ, महद मुझे रास्ते में ही मिल गया था। इसने कहा कि हुरैन अकेली है तो मैं उसे पिक करने चला गया ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। फुप्पो ने प्यार और तमानियत से मुस्कुराकर दोनों को देखा, जबकि हुरैन अरहम के इस अचानक बदले हुए रूप और इसकी शानदार अदाकारी और इसकी ज़बरदस्ती की कुर्बत के अंदर ही अंदर सुलग कर रह गई। अरहम का हाथ इसके कंधे पर एक वाज़ेह वार्निंग दे रहा था कि वो कोई गड़बड़ ना करे। हुरैन ने फुप्पो से नज़र चुराकर ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और अरहम के शिकंजे से ख़ुद को बामुश्किल छुड़ाकर तेज़ी से अपने कमरे की तरफ भाग गई, जबकि पीछे अरहम की गहरी मायनेखेज़ और पुरस्रार मुस्कुराहट मुसलसल इसके ताक़ुब में थी, जैसे वो दिल ही दिल में कह रहा हो कि तुम मुझसे भाग कर जाओगी कहाँ। और वरी हवेली पर एक गहरी और पुरसुकून खामोशी छाई हुई थी पूरी, और सहरी में अभी काफ़ी वक्त बाकी था। हुरैन जो शाम से भूखी थी, अरहम के खौफ और गुस्से की वजह से अफ्तारी भी ठीक से नहीं कर पाई थी। अब इसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे और भूख के मारे बुरा हाल था। वो दमे कदमों बिल्कुल चोरों की तरह अपने कमरे से निकली और अंधेरे में दीवारें टटोलती हुई किचन तक पहुंची ताकि कोई जाग न जाए। इसने निहायत एहतियात से फ्रिज का दरवाज़ा खोला और इसकी हल्की सी पीली रोशनी में रात के बचे हुए पकौड़े निकाल कर काउंटर पर रखे और जल्दी जल्दी मज़े से खाने लगी। अभी इसने दूसरा ही निवाला मुंह में डाला था कि अचानक पीछे से किसी के भारी कदमों की आहट हुई। हुरैन के हलक में पकौड़ा अटक गया, इसकी आंखें खौफ से फैल गईं। इसने डरते डरते किचन के काउंटर पर रखा लकड़ी का बेलन उठाया और आंखें बंद करके पूरी कुव्वत से पीछे घूमी कि जो भी चोर या डाकू होगा इसके सर पर दे मारूंगी। लेकिन इससे पहले कि बेलन निशाने पर लगता, एक इंतहाई मजबूत और फौलादी हाथ ने हवा में इसकी कलाई को सख्ती से दबोच लिया। हुरैन ने झटके से अपनी डरी हुई आंखें खोली तो फ्रिज की मुदहम रोशनी में अरहम का मुस्कुराता हुआ पुरकशिश और शरारती चेहरा इसके बिल्कुल करीब था। वो ब्लैक ट्राउज़र और ग्रे टी शर्ट में बेहद
हैंडसम लग रहा था और इसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे। अरम ने इसकी कलाई को हल्का सा मोड़कर बेलन इसके हाथ से छीनकर साइड पर रखा और अपनी मखसूस भारी खुमार-आलूद आवाज़ में शरारत से बोला, अपनी ही जान लेने का इरादा है या सहरी से पहले ही चोरों की तरह पकौड़ों पर हाथ साफ किया जा रहा है। हुरैन जो पहले ही डर के मारे काँप रही थी, इसके तंज पर एकदम गुस्से और झंझलाहट में आ गई और बोली, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मेरा घर है और मुझे भूख लगी थी और आप मेरा रास्ता छोड़े, मुझे अपने कमरे में जाना है। इसने अपने छोटे छोटे हाथों से अरहम के चौड़े सीने पर धक्का देकर वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन अरहम ने अपने दोनों हाथ काउंटर पर हुरैन के दाएं और बाएं रखकर उसे अपने मजबूत हसार में कैद कर लिया। अब वो अरहम और काउंटर के बीच बुरी तरह फंस चुकी थी। अरहम का सीना इसके चेहरे के बिल्कुल सामने था और इसकी गर्म सांसें हुरैन के माथे से टकरा रही थी। अरहम थोड़ा और झुका, इसकी आंखों की वो शौक़ी अब एक गहरी पॉसेसिव और जुनून ख़ैज़ चमक में बदल चुकी थी। इसने अपना एक हाथ हुरैन की गर्दन के पीछे ले जाकर इसके नरम बालों में उलझा दिया और एक इंतहाई बोल्ड और सरगोशी के अंदाज में बोला, घर तुम्हारा है लेकिन तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरी हो और मेरी चीज़ों पर, मेरी बीवी पर सिर्फ मेरा हक़ है। आज के बाद मुझे तुम महद या किसी और के आसपास हंसती बोलती नज़र नहीं आनी चाहिए, वरना अगली बार मैं तुम्हें इसी तरह कमरे में बंद करके अपने साथ वापस दुबई ले जाऊंगा और फिर तुम सारी ज़िंदगी मुझे ही देखती रहोगी। हुरैन की सांसें अरहम के इस ख़तरनाक हद तक बढ़ती गुर्बत और इसके देखते हुए जज्बात से बेकाबू हो रही थी। इसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे लगा अरहम भी सुन लेगा और वो चाहकर भी इसकी कैद से नहीं निकल पा रही थी। वो गुस्से, शर्म और बेबसी के मिले जुले जज्बात से उसे घूर रही थी कि अचानक बाहर कॉरिडोर की लाइट ऑन हुई और पुप्पो के खांसने की आवाज़ आई, जो सहरी की तैयारी के लिए उठ गई थी। हुरैन के तो जैसे तोते उड़ गए। इसने बुरी तरह घबराकर अरहम के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। पुप्पो आ रही हैं, प्लीज़ खुदारा मुझे जाने दें, वो क्या सोचेगी। लेकिन अरहम के चेहरे पर घबराहट के बजाय एक शैतान सी दिलकश मुस्कुराहट उभरी। इसने हुरैन को छोड़ने के बजाय इसके रुखसार के और करीब झुककर मुस्कुराते हुए खामोशी की, पकड़े गए तो कह दूँगा कि मेरी प्यारी सी बीवी रात के इस पहर जागकर मोहब्बत से अपने शौहर को सहरी बनाकर खिला रही है। अब बताओ, रुकोगी या भागोगी। सहरी के इस हंगामा ख़ेज़ वाक़ये के बाद दिन का आगाज़ एक अजीब सी कशमकश के साथ हुआ। हुरैन के अंदर अरहम की वो कुर्बत, इसकी वो सरगोशी और इसका वो जुनून ख़ैज़ अंदाज़ एक तूफ़ान बर्पा किए हुए था, लेकिन इसकी अना उसे किसी सूरत हार मानने की इजाज़त नहीं दे रही थी। इसने शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल संवारे और दिल में कसम खाई कि वो इस मगरूर शख्स को दिखा कर रहेगी कि वो इसकी जागीर नहीं है, जिस पर वो जब चाहे अपना रौब झाड़े। दोपहर के वक्त हवेली के कुशादा सहन में धूप सेकने के लिए कुर्सियाँ बिछी थी और घर के सभी अफराद अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। हुरैन ने देखा कि महद लॉन में अकेला बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा है। इसके ज़हन में फ़ौरन एक शरारती और इंतकामी ख़्याल आया। इसने अपने चेहरे पर दुनिया की सबसे दिलफरेब और मीठी मुस्कुराहट सजाई और सीधा महद के पास जाकर इसके बिल्कुल साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। इसने जानबूझकर अपनी आवाज़ को कदरे बुलंद और शौक़ रखा ताकि ऊपर बालकनी में खड़े अरहम तक इसकी आवाज़ बखूबी पहुँच सके। महद, तुमने मुझे कल जो चूड़ियाँ दिलवाई थी ना, वो इतनी प्यारी हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तुम मेरी पसंद का कितना ख्याल रखते हो। हुरैन ने हंस कर महद से बातें करना शुरू कर दी। महद, जो हमेशा से इसका अच्छा दोस्त था, वो भी इसकी बातों में दिलचस्पी लेने लगा और दोनों के दरमियान कहकों का तबादला होने लगा। हुरैन की नज़रें चोरी छुपे बालकनी की तरफ उठी जहाँ अरहम खड़ा था और जो मंजर इसने देखा, इसने एक पल के लिए हुरैन की जान निकाल दी। अरहम के चेहरे के तासुरात इस कदर भयानक और गज़बनाक हो चुके थे कि जैसे वो अभी छलांग लगाकर नीचे आएगा और सब कुछ जलाकर राख कर देगा। इसके हाथ बालकनी की रेलिंग को इतनी सख्ती से जकड़े हुए थे कि इसकी रगें उभर आई थी और इसकी स्याह आंखों में वो खूनी चमक थी जो हुरैन को सीधा वार्निंग दे रही थी कि इसने आँख से खेलने की बहुत बड़ी गलती कर दी है। अरहम ने एक सेकंड भी ज़ाया किए बगैर तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरना शुरू की। इसके भारी कदमों की आहट ही बता रही थी कि एक तूफ़ान हुरैन की तरफ बढ़ रहा है। हुरैन ने घबराकर उठना चाहा, लेकिन इससे पहले ही अरहम सहन में पहुंच चुका था। इसने घर वालों की मौजूदगी की बिल्कुल परवाह किए बगैर सीधा हुरैन की कलाई को एक आहिरी शिकंजे की तरह पकड़ा और उसे कुर्सी से खड़ा कर दिया। पुप्पो, मुझे हुरैन से कुछ ज़रूरी काम है, ज़रा मेरे साथ ऊपर आ रही है। अरहम ने एक सपाट और सर्द लहजे में कहा, जिसमें किसी किस्म की बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। महद ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अरहम ने उसे एक ऐसी कातलाना नज़र से घूरा कि वो खामोश रह गया। हुरैन ने अपना हाथ छुड़ाने की
भरपूर कोशिश की और दबे लफ्ज़ों में गुर्राई, छोड़े मुझे, क्या बदतमीज़ी है, सब देख रहे हैं। लेकिन अरम ने इसकी एक ना सुनी और उसे तकरीबन घसीटते हुए ऊपर अपने कमरे की तरफ ले गया। कमरे में दाखिल होते ही इसने हुरैन को ज़ोर से अंदर की तरफ धकेला और पाँव की ठोकर से दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया। कमरे की फ़िज़ा में एकदम से वहशत और खामोशी छा गई। हुरैन डरते डरते पीछे हटी, यहाँ तक कि इसकी पोस्ट अलमारी के ठंडे दरवाजे से जा टकराई। अरम एक शिकारी की तरह चलता हुआ इसके बिल्कुल करीब आ गया। इसकी सांसें तेज़ चल रही थी और गुस्से से इसका सीना बुरी तरह ऊपर नीचे हो रहा था। इसने अपने दोनों हाथ हुरैन के चेहरे के दोनों अतराफ अलमारी पर दे मारे और इस कदर करीब आ गया कि हुरैन को इसके दिल की वाशियाना धड़कन अपने सीने पे महसूस होने लगी। मैंने तुम्हें रात को क्या वार्निंग दी थी हुरैन? अरम को आवाज़ किसी गहरी खाई से उभरती हुई महसूस हो रही थी, इंतहाई धीमी लेकिन ख़तरनाक हद तक काटदार। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे सामने किसी और मर्द के साथ हंस हंस कर बातें करोगी और मैं खामोशी से खड़ा तमाशा देखूंगा? मैं तुम्हारा वो कज़न नहीं हूँ जिसके साथ तुम बचपन के खेल खेल रही हो। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं तुम्हारा मनकूब हूँ और मेरी रगों में खून दौड़ता है, बर्फ़ नहीं। हुरैन ने हिम्मत जमा करके इसकी आंखों में देखा और अपनी काँपती हुई आवाज़ को छुपाते हुए बोली, मैं कोई आपकी ग़ुलाम नहीं हूँ। मेरा जिससे दिल चाहेगा मैं बात करूँगी। आप होते कौन है मुझ पर पाबंदी लगाने वाले? हुरैन की ये बात सुनना थी कि अरम के गुस्से का आखिरी बंधन भी टूट गया। इसने हुरैन की कमर में हाथ डालकर उसे एक झटके से अपने सीने के साथ लगाया। इन दोनों के दरमियान अब हवा के गुजरने का भी फासला नहीं था। हुरैन की आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। इसके हाथ बेसाख्ता अरम के चौड़े सीने पर आ गए। अरम ने अपना चेहरा इसकी गर्दन के पास झुकाया और एक इंतहाई बोल्ड, जुनूनी और सरशार लहजे में सरगोशी की, मैं कौन होता हूँ? मैं वो होता हूँ जिसके नाम की मेहर तुम्हारे वजूद पर लगी है। तुम मेरी वो ज़िद हो जिसे पाने के लिए मैंने 3 साल इस आग में जले हैं, जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अगली बार अगर मैंने तुम्हें महद या किसी भी और किस शख्स की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए भी देख लिया तो कसम है मैं इस मुस्कुराहट को इसी वक्त अपने होठों से कैद कर लूँगा और तुम्हें इस कमरे से बाहर निकलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। और इनका सारा वजूद अरम की इस शिद्दत और इसकी इस वहशियाना मोहब्बत के इज़हार पर थर थर काँपने लगा। इसकी सारी अकड़, इसकी सारी ज़िद अरम के इस जुनूनी हसार में मोम की तरह पिघलने लगी। वो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रही थी। बस इसकी बड़ी बड़ी आंखों से एक आंसू टूट कर गिरा जो अरम के हाथ पर पड़ा। अरम ने इस आंसू को देखा तो इसकी गिरफ्त में फ़ौरन एक नरमी आ गई। इसका वो वहशियाना गुस्सा एकदम एक गहरी तरफ में बदल गया। इसने अपना अंगूठा हुरैन के गाल पर रखा और इसके रुखसार को छूते हुए एक इंतहाई दुखी और मोहब्बत भरे लहजे में बोला, तुम मुझे पागल कर दोगी हुरैन। तुम नहीं जानती तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। कमरे में फैली वो शदीद कशीदगी अब एक ऐसे गहरे और खामोश रोमांस में ढल चुकी थी जहाँ लफ्ज़ों की ज़रूरत ख़त्म हो चुकी गई थी। सिर्फ दो धड़कते हुए दिल एक दूसरे से बातें कर रहे थे। दिन भर की इस शदीद जज्बाती और होश उड़ा देने वाली कशमकश के बाद रात का सन्नाटा हवेली पर छा चुका था, लेकिन हुरैन के अंदर का तूफ़ान थमने का नाम नहीं ले रहा था। अरम की वो पागल कर देने वाली कुर्बत, इसके वो जुनूनी अल्फाज और फिर वो अचानक नरम पड़ता हुआ लहजा हुरैन के जहन के पर्दों पर किसी तरह फिल्म की तरह बार बार चल रहा था। इसने अपने जलते हुए रुखसारों को ठंडा करने और अपने उलझे हुए जहन को सुकून देने के लिए छत पर जाने का फैसला किया। वो दबे कदमों सीढ़ियाँ चढ़कर जैसे ही छत पर पहुँची, रात की ठंडी हवा ने इसके खुले बालों को उड़ाकर इसके चेहरे पर बिखेर दिया। इसने गहरा सांस लिया, लेकिन अगले ही लम्हे इसकी सांसें वही अटक गई क्योंकि छत की मंडेर के पास चांद की मध्यम रोशनी में एक सियाह हैवला खड़ा था। वो अरम था, जिसके हाथ में सुलगता हुआ सिगरेट था और इसकी नज़रें आसमान पर जमी थी। हुरैन ने फ़ौरन उल्टे कदमों वापस पलटने की कोशिश की, लेकिन इसकी पायल की हल्की सी छनक ने खामोशी को तोड़ दिया। अरम ने मोड़े बगैर ही अपनी भारी और पुरकशिश आवाज़ में कहा, भागने में तुम हमेशा से माहिर हो हुरैन, लेकिन याद रखो तुम मुझसे दूर जा सकती हो लेकिन मेरे साय से नहीं। हुरैन, जो पहले ही इससे कतराती फिर रही थी, इसके इस तंज़िया और मगरूर अंदाज पर एकदम गुस्से में आ गई और वहीं रुककर तंग कर बोली, मैं किसी से नहीं भाग रही। मुझे क्या मालूम था कि आप यहाँ छत पर अंधेरे में चमगादड़ की तरह उल्टे लटके होंगे, वरना मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद करती। इसकी इस शौक़ और बेबाक बात पर अरम के होठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट उभरी। इसने सिगरेट को वहीं मसल कर फेंका और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ हुरैन की तरफ बढ़ने लगा। इसके यूं कदम कदम करीब आने पर हुरैन की सारी बहादुरी हवा होने लगी और वो बेसाख्ता पीछे हटने लगी, यहाँ तक कि इसकी पीठ छत पर बने पानी के बड़े टैंक की दीवार से जा लगी। अरम ने इसके बिल्कुल करीब आकर अपने दोनों हाथ इसके दाएं बाएं दीवार पर रख दिए और उसे पूरी तरह अपने हिसार में कैद कर लिया।
चाँद की रोशनी में अरम की सी आँखों में एक अजीब सा खुमार और शरारत नाच रही थी। चमगादड़, मेरी प्यारी और ज़बान दराज बीवी, अगर मैं चमगादड़ हूँ तो फिर मुझे तुम्हारा खून पीने का भी पूरा हक होना चाहिए, है ना? अरम ने झुककर इसके कान के पास सरगोशी की, जिससे हुरैन के पूरे वजूद में सनसनाहट दौड़ गई। इसने घबराकर अरम के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलना चाहा और हकलाते हुए बोली, देखे आप मुझसे दूर रहें, मुझे नींद आ रही है, मुझे नीचे जाना है। अरम ने उसकी घबराहट से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए एक हाथ से इसकी कमर को पकड़ा और उसे अपने और करीब कर लिया, इतने करीब कि हुरैन को इसके धड़कते दिल की आवाज़ सुनाई साफ देने लगी। नींद तो मेरी उड़ी हुई है हुरैन, 3 साल से, और तुम आराम से सोने की बात कर रही हो। आज तो मैं तुम्हें तब तक नीचे नहीं जाने दूंगा जब तक तुम ये मुझे नहीं बता देती कि तुम्हारी खूबसूरत आँखों में मेरे लिए ये जो नफ़रत का ड्रामा है, इसके पीछे छुपी मोहब्बत को तुम कब तक दबाओगी? हुरैन ने झटके से नज़रें उठाकर उसे देखा। इसके दिल में एक चोर था, क्योंकि अरहम ने इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी को पकड़ लिया था। इसने अपनी चोरी छुपाने के लिए तंज़ी अंदाज़ अपनाया और बोली, आपको कोई गलतफ़हमी हुई है, मुझ में आपके लिए कोई मोहब्बत नहीं है। आप सिर्फ मेरे ज़बरदस्ती के थोपे गए रिश्तेदार हैं और कुछ नहीं। अरहम की आंखों में एकदम से गहरा दर्द उभरा, लेकिन इसने उसे फ़ौरन छुपा लिया और एक इंतहाई बोल्ड और शौक मुस्कुराहट के साथ बोला, अच्छा, तो फिर जब मैं तुम्हारे इतने करीब आता हूँ तो तुम्हारी धड़कनें इतनी बेकाबू क्यों हो जाती हैं, तुम्हारा चेहरा टमाटर की तरह सुर्ख क्यों हो जाता है और तुम्हारे ये कांपते होंठ मुझे कुछ और ही कहानी क्यों सुनाते हैं? ये कहते हुए अरहम का अंगूठा हुरैन के निचले होंठ को हल्का सा छूकर गुजरा तो हुरैन के पैरों तले से जैसे ज़मीन ही निकल गई। इसकी आंखें शर्म और हया से झुक गईं और वो एक लफ्ज़ भी ना बोल सकी। अरहम की ये कुर्बत, इसका ये गुदगुदाता हुआ मज़ा, इसकी आंखों में छुपी वो दीवानावार मोहब्बत हुरैन के तमाम हथियारों को नकारा कर रही थी। अरहम ने मुस्कुराकर इसके माथे पर अपने लब रखे और एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हारी ये खामोशी और तुम्हारी ये शर्म ही मेरा सबसे बड़ा जवाब है हुरैन। तुम लाख इनकार करो, लेकिन तुम इतनी ही मेरी हो जितना कि मैं तुम्हारा हूँ। अब जाओ और सुकून से सो जाओ, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए और मैं तुम्हें सारी रात यहीं छत पर अपने साथ कैद रखूं। हुरैन ने जैसे ही अरहम की गिरफ्त ढीली पड़ते महसूस की, वो वहाँ से एक सेकंड रुके बगैर किसी हिरनी की तरह भागी, जबकि पीछे अरहम की वो भारी दिलकश और फातिहाना हंसी रात के सन्नाटे में गूंजती रही, जो हुरैन के दिल के तारों को बुरी तरह छेड़ रही थी। क्या अगले दिन की सुबह हवेली में ईद की गहमा गहमी अपने उरूज पर थी। लाउंज में एक तरफ फुप्पो दर्जी से कपड़ों का हिसाब कर रही थी और दूसरी तरफ सोफे पर अरहम इंतहाई संजीदगी से अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने में मसरूफ़ था। इसके चेहरे की मतानत और माथे की शिकंजियाँ बता रही थी कि वो किसी गहरी सोच में है। हुरैन अपने कमरे से निकली तो इसकी नज़र सीधी अरहम पर पड़ी। रात छत वाले वाक़े के बाद वो वैसे ही इससे कतराती फिर रही थी, लेकिन इसकी ज़िद फितरत उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। इसी वक्त मरकज़ी दरवाजे से महद अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथों में कुछ शॉपिंग बैग्स थे। हुरैन ने अरहम को जलाने का एक और ज़बरदस्त मौका पाकर फ़ौरन महद की तरफ दौड़ लगा दी। इसने अरहम को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए अपनी आवाज़ को जानबूझकर इंतहाई शौक और मीठा बनाया और बोली, महद, तुम आ गए क्या? तुम मेरी पसंद की वो मेहंदी के कोन्स और लेसेस लेकर आए हो जो मैंने तुम्हें सुबह बताई थी। महद ने मुस्कुराते हुए एक छोटा सा बैग इसकी तरफ बढ़ाया और बोला, तुम्हारा हुक्म और मैं ना लाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल तुम्हारी पसंद की चीज़ें लाया हूँ। हुरैन ने बैग खोलकर खुशी से उछलते हुए कहा, तुम दुनिया के सबसे अच्छे कज़न हो महद, सच में। इस घर में कोई और मेरी पसंद का इतना ख्याल रख ही नहीं सकता जितना तुम रखते हो। जुमला इसने इतनी ऊंची आवाज़ में कहा था कि अरहम के कानों तक बाखूबी पहुँचे। सोफे पर बैठे अरहम की उंगलियां जो लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल रही थी एकदम रुक गईं। इसने एक गहरा सांस लिया और लैपटॉप को इतने ज़ोर से बंद किया कि इसकी आवाज़ से लाउंज में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। पुप्पो ने भी चौंक कर इसकी तरफ देखा। अरहम की सी आंखों में अब वो पुरसुकून मतानत नहीं थी, बल्कि वहाँ एक ख़तरनाक तूफान में चल रहा था। इसने इंतहाई सपाट और सर्द लहजे में महद को मुखातिब किया, महद, बाहर टेंट वाले आए, ज़रा जाकर इनका काम चेक करो और जब तक वो काम ख़त्म न कर लें अंदर मत आना। इसकी आवाज़ में वो काट और हुक्म था कि महद ने एक लफ्ज़ कहे बगैर फ़ौरन बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। हुरैन ने जैसे ही महद को जाते देखा, इसकी खुशी का बुलबुला फट गया और उसे एहसास हुआ कि इसने फिर से शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। इसने घबराकर बैग को सीने से लगाया और तेज़ी से कॉरिडोर की तरफ मुड़ी थी ताकि अरहम के हत्थे चढ़ने से पहले अपने कमरे में छुप सके, लेकिन अरहम की रफ्तार इससे कहीं ज़्यादा तेज़ थी। कॉरिडोर के एन दरमियान जहाँ रोशनी ज़रा मदम थी, अरहम ने पीछे से आकर हुरैन के बाजू को आईनी गिरफ्त में जकड़ा, उसे एक ही झटके से अपनी तरफ खींचा। हुरैन का तवाज़ुन बिगड़ा और वो सीधा अरहम के चौड़े और सख्त सीने से जा टकराई। इससे पहले कि वो संभल पाती, अरहम ने उसे पलटा कर दीवार के साथ लगाया और अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर दोनों तरफ
जमा कर उसे मुकम्मल तौर पर अपने हिसार में ले लिया। तुम्हें मेरे सब्र का इम्तिहान लेने का बहुत शौक़ है ना हुरैन? आरम की आवाज़ किसी गहरी खाई से उभरती हुई महसूस हो रही थी, जिसमें गुस्से के साथ साथ एक शदीद किस्म की जलन और पॉसेसिवनेस झलक रही थी। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ खड़ी होकर किसी और मर्द की तारीफ़ें करोगी और मैं मुस्कुराकर देखता रहूँगा? हुरैन ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए अपनी इसी ज़िद्दी अना के तहत इसकी आंखों में आंखें डाली और एक ऐसा जुमला कह दिया जिसने क्यों ना करूँ तारीफ़, महात आपसे हज़ार गुना बेहतर है। कम अज़ कम वो मेरी मर्ज़ी मुसल्लत नहीं करते और ना ही आपकी तरह हर वक्त मुझ पर अपनी मलकियत का दावा करते हैं। सुना था कि आरम के चेहरे की रगें तन गई। इसने अपना चेहरा हुरैन के चेहरे के इस कदर करीब कर दिया कि इन दोनों की सांसें आपस में टकराने लगी। इसने हुरैन के हाथ से मेहंदी का वो बैग छीनकर दूर फेंका और एक इंतहाई बोल्ड, जुनूनी और सरगोशी वाले अंदाज में गुर्राते हुए बोला, बेहतर होगा वो, लेकिन तुम्हारा मुकद्दर तो मैं हूँ हुरैन, और मैं अपनी चीज़ों में किसी की शराकत, किसी का जिक्र, यहाँ तक कि किसी का ख्याल भी बर्दाश्त नहीं करता। ये जो तुम महक के पीछे छुप कर मुझे जलाने की कोशिश कर रही हो ना, ये आग तो मैं ही जला देगी। तुम्हारे इन हाथों पर ईद की मेहंदी भी सिर्फ मेरे नाम की सजेगी और अगर तुमने किसी और का नाम सोचने की भी ज़रूरत की तो कसम है मुझे, मैं तुम्हारे इन नरम हाथों को वहीं जला दूँगा, लेकिन तुम पर किसी और का रंग नहीं चढ़ने दूँगा। अनम की इस खतरनाक हद तक बढ़ती हुई कुर्बत, इसकी आंखों की वो वहशत और इसके अल्फाज की शिद्दत ने हुरैन का सारा वजूद सुन कर दिया था। वो खौफ और एक अजीब सी कोशिश के ज़ेरे असर ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी। इसके सीने का उतार चढ़ाव अरम के गुस्से को एक गहरी तड़प में बदल रहा था। वो चाहकर भी अरम को धक्का नहीं दे पा रही थी, क्योंकि इस सितमगर की आंखों में जो जुनून था वो हुरैन को किसी मकनातीसी की तरह अपनी तरफ खींच रहा था। ये वो मकाम था जहाँ देखने वालों को शिद्दत से महसूस होगा कि हुरैन हाथ को चाहती है और अरहम एक जालिम शख्स की तरह उसे ज़बरदस्ती हासिल करना चाहता है। दिन भर की शदीद खींचातानी और मेहंदी वाले वाक़े के बाद रात का सन्नाटा हवेली पर एक बोझल खामोशी बनकर छा चुका था। हुरैन का दम अपने कमरे में घुट रहा था। अरहम का वो जुनूनी ख़ैस अंदाज़, इसकी धमकियाँ और इसकी हुरैन आँखों में सुलगती हुई वो अजीब सी पॉसेसिवनेस हुरैन के दिमाग की रगें उलझा रही थी। वो बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर थक चुकी थी और इसके अंदर का हब्स उसे सोने नहीं दे रहा था। इसने अपने बिखरे बालों को लापरवाही से जुड़े में कैद किया, कंधे पर शॉल डाली और खुली हवा में सांस लेने के लिए दबे कदमों छत की तरफ चल पड़ी। उसे लगा था कि रात के इस पर छत की तनाई उसे कुछ सुकून देगी, लेकिन जैसे ही इसने छत का दरवाज़ा खुला, सामने का मंजर देखकर इसके कदम वही मुंजमद हो गए। चांद की मध्यम और उदास रोशनी में मंदिर के पास अरम खड़ा था। इसके एक हाथ में सुलगता हुआ सिगरेट था, जिसकी सुर्ख चिंगारी अंधेरे में इसके किसी खतरे का सिग्नल दे रही थी और इसकी नज़रें दूर अंधेरे में कहीं घूमती। रात की खनक हवा इसके माथे पर बिखरे बालों को उड़ा रही थी और वो अपनी ब्लैक शर्ट में। हुरैन ने फ़ौरन उल्टे कदमों वापस पलटने का इरादा किया, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे की कुंडी तक हाथ लेकर जाती, अरम की भारी और गहरी आवाज़ ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। यहाँ भी मुझसे छुपकर भागने का इरादा है या आज मेरे सवालों का सामना करने की हिम्मत लेकर आई हो? इसने बुढ़े बगैर ही कहा, लेकिन इसकी आवाज़ में आज वो रिवायती गुस्सा। हुरैन ने दरवाजे का हैंडल छोड़ दिया और अपनी इसी ज़िद्दी अना का लिबादा उड़कर चंद कदम आगे बढ़ी और तल्ख़ लहजे में बोली, मैं आपसे क्यों भागने लगी? मुझे तो बस खुली हवा चाहिए थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि यहाँ पहले से ही हब्स मौजूद होगा। मैं जा रही हूँ। वो पलटने ही लगी थी कि अरम ने सिगरेट को वहीं फ़र्श पर मसल कर फेंका और चंद कदम लंबे डग भरता हुआ एक ही पल में हुरैन के बिल्कुल रूबरू आ खड़ा हुआ। इसके यूँ अचानक करीब आने पर हुरैन बेसाख्ता 2 कदम पीछे हटी, लेकिन पीछे छत का दरवाज़ा था जिससे इसकी पुश्त जा टकराई। अरम ने अपने दोनों हाथ हुरैन के चेहरे के दाएं बाएं दरवाजे पर जमा दिए और उसे मुकम्मल तौर पर अपने और इसकी धरती के दरवाजे के बीच कैद कर लिया। इसकी गुर्बत इतनी शदीद थी कि हुरैन को अरम की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। अरम ने झुककर इसकी आंखों के गहराई में जाकर और एक इंतहाई बोझल सरगोशीनुमा लहजे में पूछा, आखिर मुझसे इतनी नफ़रत क्यों है हुरैन? ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या गुनाह कर दिया है मैंने जो तुम मुझसे इतना यूँ कतराती हो, जैसे मैं कोई दरिंदा हूँ? क्या इसलिए कि मैंने तुम पर अपना हक जताया है? क्या मेरा तुम पर कोई हक नहीं है? हुरैन के दिल में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया हो। इसके अंदर छुपा वो 3 साल का रुका हुआ दुख, वो अजियत जो इसने अरहम के इंतज़ार में सही थी, आज इसके तानों की सूरत में बाहर आने लगी। इसने अपनी बड़ी बड़ी नाम आँखों से अरहम को घूरा और इसकी आवाज़ में एक हल्की सी लर्जिश पैदा हो गई। हक? कैसा हक? वो हक जो आप 3 साल पहले मुझ पर ज़बरदस्ती थोप कर चले गए थे। 3 साल, 1095 दिन आपने मुड़कर ये देखने की ज़हमत तक नहीं की मैं किस हाल में हूँ। आपको लगता है कि आप अचानक एक दिन दुबई से वापस आएंगे, मुझ पर अपनी मलकियत का ठप्पा लगाएंगे और मैं कोई बेजान खिलौना बनकर आपके कदमों में गिर जाऊँगी? आपको मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है, आप सिर्फ अपनी अना की तस्कीन चाहते हैं और मुझे जीतना चाहते हैं। हुरैन की इन बातों में वो सच्चाई और वो दर्द छुपा था जो सिर्फ वही जानती थी, लेकिन अरहम को लग रहा था कि इस ज़बरदस्ती के निकाह का ताना दे रही है।
हुरैन की बगावत सुनकर अरम के ज़ब्त का बंदर टूट गया। इसने दरवाजे से हाथ हटाकर हुरैन की कमर में हाथ डाला और उसे एक ही झटके से अपने सीने के साथ यूँ भेज लिया कि हुरैन की सांस रुक गई। दोनों के दरमियान अब रत्ती भर भी फासला नहीं था। अरम का चेहरा हुरैन के कांपते हुए होठों के बिल्कुल करीब था। इसकी सियाह आंखों में अब गुस्से की जगह एक वहशियाना मोहब्बत और तड़प ने ले ली थी। तुम इन 3 सालों की बात करती हो हुरैन? अरम की आवाज़ में एक ऐसा दर्द था जिसने हुरैन के रोंगटे खड़े कर दिए। तुम्हें क्या लगता है कि वो 3 साल मैंने वहाँ किसी जन्नत में गुजारे हैं? इन 1095 दिनों की हर एक रात मैंने तुम्हारी इस ज़िद्दी सूरत, तुम्हारी इस खुशबू और तुम्हारे इस एहसास में जलकर गुजारी है। तुम मेरी वो वाहिद कमज़ोरी हो जिसने मेरे गुरूर को खाक में मिला दिया है। और तुम कहती हो मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं। अगर मुझे मोहब्बत ना होती ना हुरैन, तो जिस तरह तुम आजकल महत के साथ मुस्कुरा कर मुझे जलाने की कोशिश कर रही हो, मैं अब तक इस घर को और तुम्हारी इज़्ज़त को आग लगा चुका होता। ये कहते हुए अरम ने अपना एक हाथ हुरैन की गर्दन के पीछे ले जाकर इसके बालों में उलझा दिया और अपना माथा इसके माथे से टिका दिया। हुरैन का सारा वजूद इसकी इस दीवानावार और बोल्ड कुर्बत पर धर काँप रहा था। वो अरम को धक्का देना चाहती थी, लेकिन इसके हाथ अरम के चौड़े सीने पर जाकर बेजान हो गए थे। इसके अंदर की औरत अरम की इस शिद्दत इसके इस इकरार पर मोम की तरह पिघल रही थी, लेकिन इसकी अना उसे हार मानने नहीं दे रही थी। इसकी आंखों से 2 मोटे-मोटे आंसू टूटकर अरम के सीने पर गिरे। अरम ने इसके आंसू महसूस किए तो इसकी गिरफ्त में एक नरमी आ गई। इससे अपना अंगूठा हुरैन के गीले रुखसार पर रखा और इंतहा से ज़्यादा नरमी और रोमांस से सरगोशी की। रोना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे ये आंसू मेरे दिल पर गिरते हैं और मैं इस दिल को मज़ीद तकलीफ़ में नहीं देख सकता। तुम लाख दूर भागो, लेकिन तुम्हारी धड़कनें, तुम्हारी ये कांपती हुई सांसें मुझे बता रही हैं कि तुम्हारे अंदर भी कहीं ना कहीं वो आग लगी है जो मुझे जला रही है। हुरैन इसके इस कातलाना रोमानवी अंदाज़ की ताब ना लाते हुए बिल्कुल बेबस हो गई। इसे नज़रें झुकाई और अरम के सीने पर ज़ोर से धक्का देकर खुद को इसके हिसार से आज़ाद कराया। वो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रही थी, बस अपना दुपट्टा संभालती हुई तेज़ी से छत की सीढ़ियाँ उतर गई, जबकि पीछे अंधेरे में खड़ा अरहम अपने सीने पर हुरैन की वो कांपती हुई चौन महसूस करता हुआ एक गहरी और महसूरकिन मुस्कुराहट के साथ सीढ़ियाँ उतरते हुए उसे देखता रहा। हुरैन चूल्हे के सामने खड़ी रोल और समोसे बना रही थी। गहरी और उलझी हुई सोच में गुम हुरैन का ध्यान कढ़ाई से हटा और इससे बेध्यानी में गर्म तेल से भरा चम्मच साइड पर रखने के बजाय सीधा अपने हाथ पर गिरा लिया। खोलते हुए तेल के कतरे जैसे ही इसकी नाजुक कलाई और उंगलियों पर पड़े, एक दिलसोज और तकलीफदेह चीख इसकी हलक से निकली और चम्मच झनाके से फर्श पर जा गिरा। वो दर्द की शिद्दत से दोहरी होकर अपना हाथ पकड़े वहीं ज़मीन पर बैठ गई। इसकी चीख इतनी तेज़ थी कि लाउंज में फ़ोन पर बात करते अरहम के दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए रुक गई। इसने फ़ोन वहीं सोफे पर फेंका और किसी पागल इंसान की तरह किचन की तरफ दौड़ा। दरवाजे पर खड़ी मुलाजिमा को धक्का देकर वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, सामने हुरैन को फर्श पर गिरा और दर्द से तड़पता देखकर इसकी जान जैसे जिस्म से निकल गई। इसका वो रिवायती गुरूर, वो गुस्सा, वो पॉसेसिवनेस सब एक पल में हवा हो गया। वो तेज़ी से इसके पास घुटनों के बल गिरा और इंतहाई बेकरारी और कांपते हुए हाथों से हुरैन का जला हुआ हाथ अपने हाथों में ले लिया। हुरैन, हुरैन मेरी जान, क्या किया तुमने? इसकी आवाज़ में एक ऐसी वहशत और ऐसा दर्द था जो हुरैन ने पहले कभी नहीं सुना था। अरहम के चेहरे का रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था और इसकी सियाह आंखों में एक ऐसा खौफ तैर रहा था जैसे किसी ने इसकी सबसे कीमती मता छीन ली हो। इससे एक सेकंड ज़ाया किए बगैर हुरैन को बाजुओं में पकड़ा और एक ही झटके में खड़ा करके उसे सिंक के पास ले गया। इसने जल्दी से ठंडे पानी का नल खोला और हुरैन का हाथ पानी के नीचे कर दिया। हुरैन दर्द से सिसक रही थी, लेकिन इसकी नज़रें अरहम के चेहरे पर जमी थी, जो इस वक्त दुनिया और माफिया से बेखबर सिर्फ इसकी तकलीफ पर तड़प रहा था। पानी की धार से जब कुछ सुकून मिला तो अरहम ने फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाया और उसे किचन के काउंटर पर बिठाकर खुद इसके सामने खड़ा हो गया। इसने इंतहाई एहतियात और नरमी से बर्नौल निकाली और हुरैन के चले हुए हिस्से पर लगाने लगा। इसकी उंगलियां काँप रही थी और वो बार बार हुरैन के हाथ पर हल्की हल्की फूंके मार रहा था ताकि उसे जलन ना हो। किचन में फूफा और मुलाजमीन भी आ चुके थे, लेकिन अरहम को किसी की कोई परवाह नहीं थी, इसलिए इस वक्त जैसे पूरी दुनिया रुक गई थी और सिर्फ वो और इसकी हुरैन थी। कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान? जान निकाल दी थी तुमने मेरी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? अरहम ने मरहम लगाते हुए बिना सर उठाए एक इंतहाई बोझल और रुंधी हुई आवाज़ में सरगोशी की, जिसमें खफ की कम और मोहब्बत का समंदर ज़्यादा था। हुरैन, जो अब तक सिर्फ दर्द से रो रही थी, अरहम की इस बेसाख्ता और दीवानावार मोहब्बत को देखकर इसके आंसुओं की वजह ही बदल गई। इसने देखा कि अरहम, वो मकरूर और ज़िद्दी अरहम, इस वक्त इसके सामने बिल्कुल बेबस और टूटा हुआ खड़ा था। अरहम ने मरहम लगाकर इसके हाथ पर पट्टी बांधी और फिर बेसाख्ता इसके जले हुए हाथ के किनारे पर अपने गर्म लब रख दिए। ये वो लम्हा था जब हुरैन की अना की वो आखिरी दीवार भी दरकने लगी।
जो इसे 3 सालों से अपने गेट खड़ी कर रखी थी। अरम ने सर उठाकर हुरैन की आंखों में देखा। इसकी अपनी आंखों के किनारे नम थे और इनमें एक ऐसी सच्ची तड़प थी जिसने हुरैन को अंदर तक हिलाकर रख दिया। रमज़ान का आखिरी रोज़ा अपने साथ एक अजीब सी उदासी और ईद की बेपनाह खुशियों का मिला जुला एहसास देकर तुलू हुआ था। हवेली के हर कोने में एक हंगामा बरपा था। कहीं कपड़े इस्त्री हो रहे थे तो कहीं मैचिंग जूतों और चूड़ियों पर बहस चल रही थी। हुरैन, जिसका हाथ पट्टी से बंधा हुआ था, लाउंज के एक कोने में खामोशी से बैठी ये सब देख रही थी। इसकी आंखों में एक अजीब गहरी उदासी और महरूमी का साया था जिसे वो अपनी छोटी मुस्कुराहट के पीछे छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। फुप्पो सोफे पर बैठी सब बच्चों और बड़ों के ईद के जोड़े चेक कर रही थी, लेकिन हुरैन का वहाँ कोई जिक्र नहीं था। इसका दिल अंदर से कट रहा था कि कल ईद है और इसके पास पहनने के लिए एक सादा सा नया सूट भी नहीं। लेकिन इसकी अना उसे किसी से भी, खास तौर पर अरहम से, कुछ मांगने की इजाज़त नहीं दे रही थी। सामने ही अरहम सोफे के पुष्ट से टेक लगाए, बाजू सीने पर बांधे, इंतहाई गहरी और पुरस्कार नज़रों से हुरैन को ही देख रहा था। इसके होठों पर एक अजीब सी दिलकश और फातिहाना मुस्कुराहट थी, जैसे वो हुरैन के अंदर चलने वाले हर तूफान से वाकिफ़ हो। हुरैन ने जब भी नज़र उठाकर उसे देखा, इसकी वो मुस्कुराहट और वो गहरी से आँखों को हुरैन को और भी ज़्यादा उलझन और गुस्से में मुब्तला कर देती। महद ने पास आकर हुरैन से पूछा कि इसका ईद का जोड़ा कहाँ है, तो हुरैन ने बमुश्किल अपने आंसुओं को गले में उतारते हुए झूठ बोल दिया कि इसका सूट अभी दर्जी के पास है और शाम तक आ जाएगा। अरहम ने ये सुना तो इसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। वो अपनी जगह से उठा और चलता हुआ हुरैन के बिल्कुल करीब आकर झुका। इसकी मखसूस खुशबू ने हुरैन के धड़कनों को एक बार फिर बेतरतीब कर दिया। इतना गुरूर और इतनी जिद अच्छी नहीं होती हुरैन, कभी कभी हार मान लेने में ही जीत होती है। अरहम ने इसके कान के पास इंतहाई धीमी मगर सहर अंगेज सरगोशी की, जिससे हुरैन के पूरे वजूद में सनसनाहट दौड़ा दी। हुरैन ने खफकी से चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, लेकिन इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो सारा दिन इसी खामोश तूफान, जलन और अपनी महरूमी के एहसास से लड़ती रही, जबकि अरहम उसे यूँ तड़पता देखकर अंदर ही अंदर किसी बड़े सरप्राइज़ की तैयारी कर रहा था। ये खामोशी किसी बहुत बड़े धमाके का पेश ख़िदमत थी जिसका हुरैन को अंदाज़ा तक नहीं था। मगरिब के अज़ान के साथ ही जैसे ही टीवी पर ईद के चांद का ऐलान हुआ, पूरी हवेली में खुशियों का एक तूफान आ गया। छतों पर हवाई फायरिंग और पटाखों की आवाज़ें गूंजने लगी। लड़कियां मेहंदी लगाने के लिए एक दूसरे के गिर्द जमा हो गईं, और लेकिन इन सब रौनकों से दूर हुरैन अपने कमरे के अंधेरे में बेड पर औंधे मुँह गिरी फूट फूट कर रो रही थी। इसका दब्त उठ चुका था। चांद रात की ये खुशियाँ उसे काट खाने को दौड़ रही थी। इसका दिल चीख चीख कर रो रहा था कि आज इसके पास खुश होने का कोई जवाब नहीं है, ना ईद का जोड़ा, ना वो चूड़ियाँ जिनके ख्वाब इसने देखे थे। ना वो इसी तरह सिसकियाँ ले रही थी कि अचानक कमरे के दरवाजे की लॉक खुलने की हल्की सी आवाज़ आई और कोई अंदर दाखिल हुआ। हुरैन ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही कमरे की तमाम लाइट्स ऑन हो गईं और रोशनी के इस सैलाब में सामने अरहम खड़ा था। इसके हाथों में एक बेहद शानदार मखमली और भारी सा सुर्ख रंग का बॉक्स था। अरहम के चेहरे पर एक ऐसी दीवानावार मोहब्बत और पोजेसिवनेस थी जो हुरैन ने पहले कभी नहीं देखी थी। इससे वहीं से दरवाज़ा लॉक किया और लंबे डग भरता हुआ बेड के पास आया। हुरैन, जिसका चेहरा रो रो कर सुर्ख हो चुका था, हैरत और सदमे से उसे देखने लगी। अरहम ने वो भारी बॉक्स बेड पर हुरैन के बिल्कुल सामने रखा और खुद इसके सामने घुटनों के बल बैठकर इसके दोनों ठंडे हाथों को अपने गर्म हाथों में थाम लिया। तुम्हें क्या लगा था हुरैन कि तुम्हारा ये सितमगर शौहर तुम्हें इस चांद रात पर अकेला और यूँ उदास छोड़ देगा? अरहम की आवाज़ में एक अजीब सा सहर और गहरा रोमांस था जिससे हुरैन की सांसें रोक ली। अरहम ने मुस्कुराते हुए अपने एक हाथ से इस मखमली बॉक्स का ढक्कन खोला, और जैसे ही वो बॉक्स खोला, हुरैन की आंखें पट्टी की पट्टी रह गई। इसके अंदर एक इंतहाई कीमती, शाहकार, दिलकश सुर्ख और सुनहरे रंग का जोड़ा मौजूद था, जिस पर दुबई का ख़ास और नफीस तरीन काम हुआ हुआ था, और उसके साथ बिल्कुल इसी रंग की शीशे की चूड़ियाँ और खालिस सोने का एक नाजुक सा सेट था। मेरी बीवी, मेरी जान, मेरी हुरैन, इस दुनिया का कोई दर्दी, कोई कदन या कोई फुप्पो तुम्हारे लिए वो नहीं ला सकता जो अरहम अपनी जान के लिए लाया है। यह सुर्ख रंग सिर्फ मेरा हक है, और कल ईद की सुबह तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम का रंग चढ़ेगा। अरहम का ये बोल जुनूनी और मोहब्बत से भरपूर अंदाज हुरैन के दिल की धड़कनों को एक वैसी रफ्तार दे गया था कि वो चाहकर भी ना तो नजरें हटा पा रही थी और ना ही कोई लफ्ज़ अदा कर पा रही थी। बस इसकी आंखों से खुशी और हैरत और अरहम की बेपनाह मोहब्बत के आगे हार जाने वाले आंसू मुसलसल बह रहे थे। कमरे की मध्यम रोशनी में बेड पर रखा वो सुर्ख और सुनहरा शाहकार जोड़ा हुरैन की आंखों को खैरा कर रहा था, लेकिन इसके दिल में अब भी अना और शिकवों की एक जंग जारी थी। इसने अपने आंसुओं को बेदर्दी से रगड़कर साफ किया और अपनी नज़रें इस कीमत को भी जोड़े से हटाकर अरहम की गहरी सी आंखों में गाड़ दी। मुझे आपकी इन महंगी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है अरहम,
आप क्या साबित करना चाहते हैं? अपना पैसा, अपना रौब, इस घर में मेरी क्या औकात है? ये आज पप्पू ने मुझे बता दिया है। सबके लिए ईद के कपड़े आए, लेकिन मेरे लिए एक सूती सूट तक नहीं ख़रीदा गया, और अब आप ये दिखावा करके मुझ पर एहसान कर रहे हैं। हुरैन की आवाज़ में एक गहरा दुख और बगावत थी, लेकिन अरम के चेहरे पर गुस्से के बजाय एक इंतहाई पुरसुकून और दिलकश मुस्कुराहट उभरी। वो अपने घुटनों के बल से उठा और एक कदम आगे बढ़कर हुरैन के बिल्कुल करीब आ गया। इससे अपना एक मजबूत हाथ हुरैन की कमर के गिर्द लपेट कर उसे एक ही झटके से अपने सीने के साथ लगा लिया। हुरैन इस अचानक कुर्बत पर घबराकर पीछे हटना चाहती थी, लेकिन अरम की गिरफ्त लोहे की तरह मजबूत थी। मेरी पागल, जिद्दी और नासमझ हुरैन, अरम ने अपना चेहरा इसके माथे के करीब झुकाकर एक इंतहाई सैरंगेज़ और भूचल सरगोशी की। तुम्हें क्या लगता है पप्पू ने जानबूझकर तुम्हारा सूट नहीं मंगवाया? तुम्हें लगता है वो तुमसे नफरत करती है? नहीं मेरी जान, इस घर में किसी की मजाल नहीं जो हुरैन अरम को नज़रअंदाज कर सके। पप्पू ने तुम्हारे लिए कुछ इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि मैंने दुबई से इन्हें सख्ती से मना कर दिया था। मैंने कहा था कि मेरी बीवी के ईद के जोड़े का एक धागा भी इस घर का कोई फ़र्द नहीं खरीदेगा। इसकी चूड़ियाँ, इसकी मेहंदी, इसका लिबास, सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ मैं वहाँ से लेके आऊँगा। तुम्हारी हर चीज़ पर मेरा नाम लिखा है। मैं इस मलकियत से किसी की शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो भूख ही क्यों ना हो। हुरैन के कानों में अरम के ये अल्फाज किसी बम की तरह फटे। इसका सारा गुस्सा पप्पू से, सारी शिकायत एक ही पल में धुआं हो गई। उसे एहसास हुआ कि वो जिससे सबकी नफरत समझ रही थी, वो दरअसल इस मगरूर शख्स की वो दीवानावार और पॉसेसिव मोहब्बत थी जिसने पूरे घर को अपने हुक्म का पाबंद कर रखा था। वो फटी फटी आंखों से अरम को देख रही थी। इसका दिल इतने ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे लगा अरम इसके सीने से निकल कर बाहर आ जाए। अगले सुबह ईद का सूरज एक नई दिलकश और मोहब्बत से भरी रोशनी लेकर तुलू हुआ। हुरैन शीशे के सामने खड़ी थी। इससे अरम का लाया हुआ वही सुर्ख और सुनहरा शाकार जोड़ा पहन रखा था। इसके चेहरे पर किसी किस्म का कोई दुख या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी शर्मीली और महसूर किन मुस्कुराहट थी जो इसके हुस्न को चार चांद लगा रही थी। अभी वो अपने बाल ही संवार रही थी कि आईने में उसे पीछे से अरम करीब आता हुआ दिखाई दिया। वो सफ़ेद शलवार कमीज़ में बेहद वजीहा और पुरकशिश लग रहा था। अरम ने पीछे से आकर अपने दोनों हाथ हुरैन की कमर पर रखे और अपना चेहरा इसकी गर्दन के बिल्कुल करीब करके आईने में इसकी शर्माती हुई आंखों में देखा। मेरी हुरैन आज इतनी खूबसूरत लग रही है कि मेरा दिल कर रहा है उसे अपने कमरे में ही कैद कर लूँ और किसी की नज़र ना पड़ने दूँ। अच्छा, अरम की इस बोल्ड और रुमानवी सरगोशी पर हुरैन का चेहरा टमाटर की तरह सुर्ख हो गया। अरम ने मुस्कुराते हुए बेड से वो सुर्ख और सुनहरी जोड़ियों का सेट उठाया और हुरैन का नरम और नाजुक हाथ अपने हाथ में लेकर इंतहाई नज़ाकत और मोहब्बत से उसे एक एक करके चूड़ियाँ पहनाने लगा। चूड़ियों की खनक और अरम की गर्म सांसों का एहसास हुरैन के दिल की धड़कनों को बेकाबू कर रहा था। चूड़ियाँ पहनाने के बाद अरम ने इसके मेहंदी लगे हाथ की पुष्ट पर अपने लब रख दिए और शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, ईद मुबारक मेरी ज़िद्दी और साजिशी बीवी। उम्मीद है अब कोई नया ड्रामा शुरू नहीं करोगी, वरना इस बार सज़ा इससे भी ज़्यादा सख्त और मीठी होगी। हुरैन ने हंसते हुए अपनी नज़रें झुका ली और इसके सीने से लग गई, जबकि कमरे चूड़ियों की खनक के साथ साथ इन दोनों की मोहब्बत भरी हंसी गूंज रही थी, जिसने इस सितमगर और ज़िद्दी मोहब्बत की कहानी को एक बेहद खूबसूरत, मज़ाहिया और रोमानवी अंजाम तक पहुँचा दिया था। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।